विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो क्लास में कक्षा 10 की साविज्ञान और चैप्टर हमारा वही रहेगा जो शीर्षक हमारा कल था, क्योंकि कल के वीडियो में अपन पूरे पाठ का अवलोकन और निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे। तो आज चैप्टर वही रहेगा कल का, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसको और संक्षिप्त में देखते हैं, क्योंकि जो सारांश वाला इसमें वीडियो था या सारांश वाली जो चीजें थी वो आपको पिछले वीडियो में बता दी गई हैं। फिर भी एक नज़र हम डालते हैं। जैसा कल हमने बताया था आपको कि इस अध्याय के जो दो मुख्य बिंदु बचे हुए हैं, जिसमें वैश्वीकरण के लाभ और वैश्वीकरण की हानियां। तो आप जानते हैं कि वैश्वीकरण एक व्यवस्था है व्यापार की, जिसके द्वारा विश्व को एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर जोड़ने का प्रयास किया गया है। परिभाषा के माध्यम से भी आपको अवगत कराया गया था कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें और विश्व के सभी बाजारों का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करने लगती हैं। इसे वैश्वीकरण कहते हैं, यानी विश्व का एकीकरण ही वैश्वीकरण है व्यापार की दृष्टि से। तो आज हम देख रहे हैं वैश्वीकरण के लाभ। ये जो वैश्वीकरण की क्रिया है, विश्व के सभी देशों को बाजारों के माध्यम से जोड़ा गया है। विश्व के सभी देशों को स्वतंत्रता दी गई है परस्पर एक दूसरे राष्ट्रों में व्यापार करने के लिए। तो क्या ये व्यापार की स्वतंत्रता या विश्व के सभी देशों का वैश्वीकरण से जुड़ना, क्या ये उनके लिए लाभदायक या हानिकारक है? तो इसी बिंदु पर हम चर्चा करें। हेडिंग में लिखा है हमने स्पष्ट, यदि जो बोर्ड है ना दिख पा रहा हो तो आप प्रयास करें और पुस्तक का भी अवलोकन कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो वैश्वीकरण के लाभों को हमने 4 बिंदुओं के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया है। पहला लाभ, आयात निर्यात में वृद्धि। तो आयात निर्यात हम जानते हैं कि जब कोई राष्ट्र अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को दूसरे राष्ट्र से खरीदता है तब इस क्रिया को हम आयात यानी क्रय करना कहते हैं, खरीदना। जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को अपनी उत्पादित वस्तुएं बेचता है तब इस बेचने की क्रिया को निर्यात कहा जाता है। हेडिंग में लिखा है आयात निर्यात में वृद्धि, यानी जो वैश्वीकरण की क्रिया है या वैश्वीकरण की ये जो संरचना है, उस वैश्वीकरण की संरचना से खासकर हम भारत की बात करें यदि, तो हमारे भारत देश का जो आयात का प्रतिशत है, निर्यात का प्रतिशत है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी इतनी अधिक हुई है कि एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 1991 के पहले जहां विश्व व्यापार में भारत का योगदान 0.6% था। ये कब की बात है? 1991। सन 1991 में जो विश्व व्यापार, यानी हम कह सकते हैं उसको भारत का एक विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार कितना था? तो यदि विश्व रैंक की सूची में देखा जाए तो भारत का योगदान 0.6% था विश्व व्यापार संगठन में। और 1991 के बाद जब भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, भारत वैश्वीकरण यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश बना। कल हमने आपको बताया था कि विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1995 में हुई और 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बने, भारत भी उसका एक सदस्य बना। तो जैसे ही हम वैश्वीकरण की क्रिया से जुड़े, विश्व व्यापार संगठन से जुड़े, हमारे व्यापार का विकास हुआ, हमारे आयात निर्यात में वृद्धि हुई, हम बहुत सा सामान खरीदते भी हैं, बहुत सारी वस्तुएं हम बेच भी रहे हैं। तो ये जो हमारे भारत का विदेशी व्यापार है, 1991 के पहले स्थिति स्पष्ट है आपके सामने। हमारे देश के विदेशी व्यापार का जो प्रतिशत था 0.6%, यानी हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन में भारत का प्रतिशत 0.6% था। 1991 के बाद जब हम वैश्वीकरण की क्रिया हमारे देश में आई, हमने वैश्वीकरण को अपनाया, यही परसेंट बदलकर 1.0% ये 1991 के बाद, और ये आंकड़ा है पहले 1991 के पहले 0.6% विश्व व्यापार संगठन में भारत का योगदान।
1991 के बाद वही परसेंट हमारा 1.0, यानी कहीं ना कहीं ये आंकड़ा दर्शाता है कि वैश्वीकरण की क्रिया के कारण भारत के आयात निर्यात में वृद्धि होती है। और आयात निर्यात की जो वृद्धि होती है, ये पैमाना दर्शाता है कि उस राष्ट्र का जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो वैश्वीकरण का पहला लाभ हमने जाना, आयात निर्यात में वृद्धि, ये भी भारत के लिए एक लाभ है। दूसरा लाभ देखते हैं, औद्योगिकरण का विकास। वैश्वीकरण की क्रिया के कारण जब बड़ी बड़ी इकाइयों को सरकार के द्वारा स्वतंत्रता दी गई कि देश में बड़ी बड़ी इकाइयां स्थापित हों, उन्हें छूट दी गई, लाइसेंस व्यवस्था को उदार प्रणाली में बदला गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के निवेशक थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने देश में कारखाना लगाने का एक प्रयास किया, और यही कारखाना पद्धति धीरे धीरे भारत में इतनी बढ़ती गई कि आगे चल करके और भारत भी विकसित राष्ट्रों की तरह एक औद्योगिकरण के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा है। एक आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि 1991 के बाद भारत का जो आर्थिक विकास, जिसको हम जीडीपी दर कहते हैं, विकास दर, तो जो भारत की विकास दर पहले काफी कम थी, वही 1991 में बढ़ करके 9% हो गई है। और जिस समय हमारे देश में वैश्वीकरण की क्रिया नहीं थी, पूछा भी जा सकता है भारत में वैश्वीकरण की क्रिया कब अपनाई गई, हम बोलेंगे 1991 के बाद। 1991 के पहले हमारे भारत में वैश्वीकरण को नहीं अपनाया गया था। तो यहाँ पर दो आंकड़े देखें हम, यानी आयात निर्यात वैश्वीकरण के पहले, यानी 1991 के पहले 0.6%, 1991 के बाद जब हमने वैश्वीकरण को अपनाया तो ये परसेंट हमारा बढ़ा। इसी प्रकार वैश्वीकरण के कारण हमारा जो औद्योगिकरण था वो मजबूत हुआ, देश में बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, लोगों ने पैसा खर्च किया, पूंजीवादी व्यक्तियों ने कारखानों में पैसा निवेश करना और लाभदायक समझा, जिससे देश का जो औद्योगिक ढांचा था वो काफी मजबूत हुआ। और हमारी जो विकास दर थी, हमारे देश के उद्योगों की जो विकास दर थी, जो पहले और महज 1.5% हुआ करती थी, वो आगे चलकर 1991 के बाद 9%, यानी आप 2006 में भी देखेंगे तो आपको ये परसेंट अभी मतलब इसके इर्द गिर्द 8-9 प्रत्येक वर्ष विकास दर बदलती रहती है, वहां की काफी नीचे नहीं है, एक सम्मानजनक स्थिति में अपन आ चुके हैं। तीसरा लाभ है विदेशी निवेश में वृद्धि। तो निवेश का आशय होता है किसी भी उत्पादन इकाई में पूंजी खर्च करना, पैसा लगाना और उस पूंजी के माध्यम से लाभ प्राप्त करना, ये निवेश होता है। तो आज भारत में जो व्यापार की स्थिति है काफी अच्छी है, भारत में स्वतंत्रताएं हैं कारखाना स्थापित करने की, फैक्ट्रियां लगाने की, अपना पैसा व्यापार में लगाने के लिए। तो इतनी स्वतंत्रताएं प्राप्त होने के कारण आज बहुत सारी विदेशी कंपनियां भारत आकर के और यहाँ पर व्यापार करने की इच्छुक हैं। एक बड़ी मात्रा में विदेशी कंपनियां भारत में आकर के और अपना पैसा लगा रही हैं प्रत्येक क्षेत्र में। बड़े बड़े पावर प्लांट, बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां और दूर संचार कंपनियां, ये लगातार भारत में आकर के और यहाँ पर पैसा खर्च कर रही हैं, अपनी इकाइयां और फैक्ट्रियां, उद्योग कारखाने खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? विदेशी कंपनियां भारत क्यों आ रही हैं? क्योंकि इन्हें इतनी स्वतंत्रताएं दी जा रही हैं, लाइसेंस में छूट दी जा रही है और व्यापार का यहाँ पर एक अच्छा खासा माहौल बन चुका है, एक अच्छा खासा ढांचा बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि आज भारत में कोई भी कंपनी अपना पैसा लगाने में उसे ना तो किसी प्रकार की डर की बात है, ना भय की बात है। विदेशी कंपनियां बड़े ही स्वतंत्र माहौल में अपना पैसा इस देश में खर्च कर रही हैं मुनाफा कमाने के लिए। तो तीसरी हेडिंग में हमने लिखा विदेशी निवेश में वृद्धि। आज भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियां बेझिझक होकर के अपना पैसा खर्च करके और उत्पादन कार्य कर रही हैं, बिक्री संबंधी कार्य कर रही हैं। ये भी हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हमारे देश में जितनी ज्यादा विदेशी कंपनियां पैसा का निवेश करेंगी, हमारी भारत सरकार की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी और देश के लोगों को उतना ज्यादा रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो 3 फायदे, 3 लाभ हम पढ़ चुके। हमारे देश के आयात निर्यात में बढ़ोतरी हुई है,
औद्योगिकरण का विकास हुआ है, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी कल हमने बताए थे कि भारत में बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो लगातार भारत में पैसा खर्च करके वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, विक्रय कर रही हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। आप अपनी नई पुस्तक में एक चैप्टर भी पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है भारतीय बाजारों में चीन के खिलौने। दुनिया का एक ऐसा देश चीन जिसका, और यानी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में चीन के खिलौनों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, और चीन की ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना पैसा लगा करके, अपने कारखाने खड़े करके खिलौनों का निर्माण कर रही हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ खिलौनों का वो विक्रय कर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं चीन को भी भारत में व्यापार करने की एक स्वतंत्रता दी गई है, कुछ सामान्य प्रतिबंधों और नियम कानूनों के साथ में। चौथा लाभ देखें, उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ता कौन होता है? एक व्यक्ति जो वस्तु या सेवा का खरीदार होता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था उपभोक्ता अधिकार के बारे में, तो उस अध्याय में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता यानी एक वह व्यक्ति जो वस्तु या सेवा का खरीदार होता है उसे हम उपभोक्ता या ग्राहक कहते हैं। तो वैश्वीकरण की जो क्रिया है, इस वैश्वीकरण के कारण बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना व्यापार कर रही हैं, भारत की कंपनियां भी व्यापार कर रही हैं इसी देश में। तो कहीं ना कहीं जब एक ही वस्तु की बहुत सारी कंपनियां होती हैं और एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी वैरायटी बनती है, तो इसमें उपभोक्ता को लाभ होता है। लाभ कैसे होता है? सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि उस देश में वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ती है। वस्तुओं की जो कीमत होती है वो कम होती है, क्योंकि लगातार और प्रतियोगिता के कारण, बाजारों की प्रतियोगिता के कारण यदि कोई भी बाजार किसी वस्तु को अत्यधिक कीमत पर बेचता है तो उसी की कंपटीशन में और दूसरा राष्ट्र उसी वस्तु को काफी कम कीमत पर बेच करके ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम अधिकतर सुनते हैं कि जो चीन का बना हुआ सामान होता है, मेड इन चाइना, ये काफी मतलब अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा सस्ता होता है। यदि हम भारत से भी तुलना करें तो कहीं ना कहीं, और यदि गुणवत्ता की बात ना की जाए, गुणवत्ता तो वैसे उतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कीमत में काफी अंतर देखा जाता है। तो जब वैश्वीकरण की क्रिया होगी, सभी देशों की कंपनियां और व्यापार करेंगी किसी भी देश में, तो वहां पर जो कीमतों की बढ़ोतरी होती है उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि उसी वस्तु की बहुत सारी वैरायटियां बाजार में उपलब्ध हैं और एक उपभोक्ता स्वतंत्र है उसे कौन सी वस्तु खरीदना है। जहां पर उसे सामान सस्ता मिलेगा, आसानी से मिलेगा, उपभोक्ता उसी वस्तु को खरीदेगा। तो इससे उपभोक्ता का शोषण नहीं हो पाता है और उसे कम कीमत पर एक अच्छी वस्तु प्राप्त होती है। तो ये 4 लाभ थे वैश्वीकरण के, जिसमें आयात निर्यात में वृद्धि, औद्योगिकरण का विकास, विदेशी निवेश में वृद्धि, उपभोक्ताओं को लाभ। अच्छा, यहां से बड़ा क्वेश्चन आना नहीं है। यदि हम सोचें कि क्या ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 नंबर का जो कुल अंक विभाजन किया गया है इस अध्याय से 3 अंकों का ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न है। तो लगभग इसकी गुंजाइश कम है, केवल एक समझने के लिए आपको बताया गया। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है, ये लाभ थे, और एक प्रकृति के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का लाभ है तो कहीं ना कहीं उसमें हानि भी छिपी होती है। तो वैश्वीकरण हानि से भी अछूता नहीं है। यदि वैश्वीकरण से इस विश्व को, विश्व के देशों को लाभ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हानियां और कुछ ऐसे घाटे भी इसमें छिपे हुए हैं। देखते हैं, वैश्वीकरण से हानि, यानी ये जो वैश्वीकरण की क्रिया है कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी है और इससे हानि भी है। नंबर 1 में लिखते हैं, सभी लोगों को लाभ नहीं।
तो वैश्वीकरण की जो हानियां हैं इसमें देखते हैं 4 ही हानि। वैसे तो लाभ बहुत सारे हैं, हानियां बहुत सारी हैं, लेकिन पर्याप्त अपन देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने वाला नहीं है। पहली हानि बताई गई है सभी लोगों को लाभ नहीं। तो एक अनुभव यह बताता है कि ये जो वैश्वीकरण की क्रिया है, इस वैश्वीकरण की क्रिया से समाज के सभी वर्ग के लोगों को लाभ नहीं है। ज्यादातर जो व्यक्ति और जिनके पास पूंजी है, जो शिक्षित हैं, साधन संपन्न हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को वैश्वीकरण की क्रिया से लाभ प्राप्त हो रहा है। जिनके पास पूंजी है निवेश करने के लिए, बड़े बड़े संचार परिवहन के साधन है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक अशिक्षित और कहीं ना कहीं गरीब या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी ज्ञान के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखता है, ऐसे व्यक्तियों को वैश्वीकरण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। और इस व्यवस्था में वही व्यक्ति लाभ प्राप्त करते हैं जो ज्यादातर बाजार की क्रिया से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पूंजी है और या जो तकनीकी ज्ञान में काफी आगे हैं। ऐसे ही लोग इस वैश्वीकरण की क्रिया से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये उसकी पहली हानि थी। दूसरा देखते हैं रोजगार की अनिश्चितता। इस वैश्वीकरण की क्रिया से जो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे और श्रमिक थे जो पहले कंपनियों में जिनका काम फिक्स होता था, वो काम एक निर्धारित बॉन्ड के आधार पर करते थे, तो अब वैश्वीकरण की क्रिया हो जाने से उनके रोजगार पर कहीं ना कहीं एक संकट खड़ा हो गया। प्रत्येक कंपनी जो अपने यहाँ वर्कर रखती है वो एक फिक्स टाइम के लिए रखती है, निश्चित घंटे के लिए रखती है, हम इससे ज्यादा आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो जो श्रमिक पहले और एक दिन में बहुत ज्यादा घंटे काम करके अपना रोजगार चला रहा था, अब बड़ी बड़ी कंपनियों ने और काम के घंटे भी निर्धारित कर दिए, वर्करों की संख्या भी कम कर दी गई, मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा और कहीं ना कहीं अब जो मजदूरों को स्थायी रखने का एक सिलसिला पहले चलता था, जिसको अपन परमानेंट कहते हैं, वो व्यवस्था भी धीरे धीरे कंपनियों ने डैमेज कर दी, उसको नष्ट कर दिया। अब किसी भी मजदूर को स्थायी बेस पर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, अर्थात उसका रोजगार अनिश्चित है। दूसरी बात, रोजगार ऐसे ही लोगों को दिया जा रहा है जो तकनीकी ज्ञान से जुड़े हुए हैं, विशेष प्रकार का उनके पास प्रशिक्षण है, जिसमें ITI, इंजीनियरिंग या कोई भी कौशल ऐसा जो व्यक्ति किसी शिक्षण संस्थान से प्राप्त करता है। तो ज्यादातर पढ़े लिखे तकनीकी लोगों को ही इस वैश्वीकरण में रोजगार है। जो अशिक्षित व्यक्ति या जिनके पास किसी कार्य की कोई ऐसी कला नहीं है, जिसको अपन कहते हैं अकुशल मजदूर या श्रमिक, अकुशल व्यक्ति के लिए वैश्वीकरण में रोजगार के चांस बहुत ही कम है। निष्कर्ष पे अपन कह सकते हैं, इसलिए इस वैश्वीकरण की क्रिया के कारण अब देश में रोजगार की अनिश्चितता हो गई है। बेरोजगारी का मुद्दा वैसे लगभग अपने हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर रहता है, उसका एक कारण वैश्वीकरण भी है। तीसरा है विकसित देशों का वर्चस्व। वैसे तो ये वैश्वीकरण की जो क्रिया है, इसके जो जन्मदाता हैं विकसित देश ही हैं, क्योंकि शुरुआत से ही हम देखें तो ज्यादातर विकासशील देशों को उपनिवेश बना करके वहां का कच्चा माल प्राप्त करना, उस कच्चे माल को अपने राष्ट्र ला करके उनसे वस्तुएं बनाकर फिर उन्हीं विकासशील राष्ट्रों में बेच करके एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाना, ये जो प्रथा है, ये जो नीति है, शुरुआत से ही विकसित राष्ट्रों की रही है, जिसमें इंग्लैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, फ्रांस है ना, ये राष्ट्र सर्वोपरि हैं इस नीति के, जिन्होंने अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति चलाई थी। तो एक प्रकार से वैश्वीकरण भी इन्हीं लोगों की एक ऐसी योजना है, कार्यशैली है कि क्यों ना दुनिया को बाजारों के माध्यम से जोड़ा जाए, और इस व्यवस्था का एक प्रकार से वो मुखिया हैं। तो आज वैश्वीकरण की जो क्रिया है, जो संगठन है, उस संगठन पर विकसित देशों का वर्चस्व बना हुआ है, क्योंकि उनके पास पूंजी है, उनके पास साधन है, उनके पास तकनीकी ज्ञान है, उनके पास परिवहन संचार के पर्याप्त साधन है। इसलिए इस व्यवस्था में जो वर्चस्व है वो विकसित देशों का ही बना हुआ है। चौथी हेडिंग देख लें, छोटे उत्पादकों पर प्रभाव। छोटे उत्पादक का आशय, तो हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी उपभोक्ता और उत्पादक के बारे में। वस्तु का निर्माण या विक्रय करने वाला व्यक्ति उत्पादक होता है। तो इस वैश्वीकरण की जो क्रिया है, इस क्रिया का सबसे ज्यादा प्रभाव उन छोटे उत्पादकों पर पड़ा है जो अपने घर में कुटीर उद्योग के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से वस्तुएं बनाते थे, यानी हस्त निर्माण करके वो वस्तुएं बनाते थे, बाजारों में बेचते थे। उन
छोटे उत्पादकों पर इस वैश्वीकरण का बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण नई नई और बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां सभी देशों में पहुंच चुकी हैं जो अपने तकनीकी ज्ञान से, अपनी उच्च मशीनरी से अब ऐसी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं जिससे जो हम आपके घर गांव के कुटीर उद्योग थे वो नष्ट होने लगे, क्योंकि उन कुटीर उद्योगों में हम उतनी सुंदर टिकाऊ मजबूत वस्तुएं नहीं बना पा रहे हैं जिस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियां बना पा रही हैं। और आज का उपभोक्ता कहीं ना कहीं कंपनियों से बने हुए सामान को, पदार्थों का कुछ ज्यादा ही आयात कर रहा है। इसलिए ये छोटे जो उत्पादक थे बड़ी कंपनियों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे, उतना गुणवत्ता युक्त सामान नहीं बना सके। इसलिए धीरे धीरे उपभोक्ताओं ने इन छोटे उत्पादकों की वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया और ये छोटे उद्योग या जो छोटे उत्पादक थे विदेशी सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और धीरे धीरे छोटे उद्योग बंद हो गए। छोटे जो उत्पादक थे कहीं ना कहीं घाटे में चले गए। तो एक प्रकार की हानि है देश के लिए, देश के उन व्यक्तियों के लिए जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे उद्योगों से जुड़ करके अपना और रोजगार चला रहे थे। आज उनके रोजगार नष्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे खिलौने जो लकड़ी के बनते थे, छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने जो हम आपके घरों में बनते थे, मिट्टी के बर्तन, तो ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं, बैटरी से संबंधित चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस वैश्वीकरण की क्रिया के कारण लगभग नष्ट हो चुकी हैं। ये था आपका वैश्वीकरण से हानि। अच्छा, पाठ का जो सारांश था, एक निष्कर्ष था, वो यहीं तक था। अब इस पाठ से हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो लगभग भले ही वो प्रश्न नहीं है लेकिन प्रश्न बना करके पूछी जा सकती है, जिसमें प्रश्न तो वैसे बनाया जा सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, उसका उत्तर आप तक पहुंच चुका है। एक ऐसा ही शब्द बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसको थोड़ी आप ज्यादा ध्यान से देख लेंगे। एक ऐसी कंपनी जिसका उत्पादन एवं विक्रय संबंधी कार्य 2 या 2 से अधिक देशों में फैला होता है, ऐसी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। मोस्ट प्रश्न है और मोस्ट बिंदु है, इसका उत्तर होगा। दूसरी चीज हम जानेंगे उदारीकरण। ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, उदारीकरण से क्या आशा है, स्पष्ट करें। तो जब दुनिया के सभी देश व्यापार के सभी अवरोधों को समाप्त कर देते हैं, अवरोध का आशय है बाधा, समस्या। तो जब दुनिया के सभी देश व्यापार के अवरोधों को समाप्त कर देते हैं, यूं कहें शासकीय शिकंजा या शासकीय नियंत्रण को व्यापार से हटा दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को एक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, व्यापार को एक आजादी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उस पर अब शासकीय नियंत्रण नहीं है। तो जब विश्व के सभी देश व्यापार के अवरोधों को समाप्त कर देते हैं और उदार नीतियों को अपनाते हैं, स्वतंत्रता का नाम ही उदारता है। तो जब विश्व के सभी देश व्यापार की उदार नीतियों को अपनाते हैं तो इसे और उदारीकरण कहा जाता है। इसके बाद तीसरा बिंदु हम देखें, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन एक संस्था का नाम है। तो एक ऐसी संस्था जो विश्व के सभी देशों को व्यापार करने की आजादी प्रदान करती है, ऐसी संस्था को विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। कल हमने आपको बताया था इस संस्था की स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में। बिल्कुल आप इसको अपनी स्मृति में बिठा करके रख लें, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, और सन 2006 तक इस संगठन में दुनिया के 149 देश जुड़ चुके हैं, सदस्यता ले ली गई 149 देशों के द्वारा, यानी 50% देश इस संस्था से जुड़ भी चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा शब्द रहेगा, अच्छा कुछ
प्रश्न में पूछा जा सकता है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार किया है, किस प्रकार के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। उदाहरण के लिए गरीब वर्ग, ग्रामीण वर्ग, उच्च वर्ग, या विकल्प में नीचे लिखा हो सकता है चौथे नंबर में समाज के सभी वर्गों का। आप समाज के सभी वर्गों को ही टिक करेंगे। वैश्वीकरण ने समाज के सभी वर्गों का विकास किया है। इसके बाद पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण के कारण कौन से उद्योग बंद हो गए हैं। उसमें विकल्प दिया गया बृहद उद्योग, भारी उद्योग, बड़ी कंपनियां, और नीचे लिखा है कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। निःसंकोच आप लघु उद्योग या कुटीर उद्योग को टिक कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आए वो सही है। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है। वैश्वीकरण की जो क्रिया है ये किस रूप में चलती है, इसका आधार क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे विदेशी व्यापार। ये अपन यदि खाली स्थान है तो भरेंगे, टिक करना है तो करेंगे, विदेशी व्यापार। इसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट खाली स्थान भी पूछा जा सकता है कि विश्व में नहीं भारत में आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है। संख्या पूछने के लिए कहा जा सकता है, आप भरेंगे 3। तो इस प्रकार इस अध्याय का ये कुछ जो हमारी पुस्तक के अंदर बातें नहीं बताई गई थी वो चीजें हैं, ठीक है। इस अध्याय की जो लिखाई थी वो आपको जो होमवर्क था वो पहले ही भेज दिया गया है। अब कुछ और छोटी छोटी चीजें जो अभी बताई गई हैं इसके आंसर भी आपको अगले वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त होंगे, ठीक है। और अगले वीडियो का जो हमारा शीर्षक होगा अर्थशास्त्र से ही अध्याय 3 रहेगा। इस अध्याय को आप पढ़ना बिल्कुल मतलब ध्यान में ये बात बना करके रखें कि अति आवश्यक रूप से पढ़ना है।